तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स में इस कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग कुछ अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशन इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन से। देखो ये दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। ये दो अलग अलग मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, वो जो अंदर ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो एक अलग मटेरियल है हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1। बाहर जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो अलग मटेरियल है हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K2। और बेसिकली इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है इस पर्टिकुलर रॉड का, इस पर्टिकुलर सिलेंडर का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बिटवीन टू एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है, एक्सट्रीम एंड्स लेफ्ट और राइट पॉइंट्स के बीच में। चलिए कुछ लोगों को क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं हुआ है, हम एक्सप्लेन करेंगे जब अभी सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है और पॉसिबली सही आंसर आया है। गुड, वेरी गुड। मैं 1-2 मिनट का टाइम फ्रेम और दे रहा हूँ, बाकी लोग भी ट्राई कर लें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले मैं आंसर डिस्प्ले करता हूँ, मैच करना कितने लोगों का आंसर आ गया है। ये आंसर आना चाहिए। अब हम लोग ट्राई करके देखेंगे। वैल्यूज हमें गिवन है K1 K2 T1 T2 L और RO 2R।
देखो पहले मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, जो दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना है। ये इनर मटेरियल हो गया, ये तो एक मटेरियल हो गया। अभी दूसरा मटेरियल भूल जाओ, सिर्फ इसी मटेरियल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये एक मटेरियल हो गया। इसके लिए हमें वैल्यू क्या गिवन है? इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और इसका जो रेडियस है वो R है। ये सबको फील हो रहा होगा। अभी सिर्फ बाहर वाले मटेरियल को भूल जाओ, सिर्फ एक ही मटेरियल पे हमारा फोकस होगा। एट ए टाइम सिग्नल मटेरियल पे हम फोकस करेंगे। ये दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, T1 और T2। लेफ्ट हैंड जो है वो पूरा T1 पे मेंटेन्ड है, यहाँ लिखना ज़्यादा बेटर होगा T1। राइट हैंड T2 पर मेंटेन्ड है। लेंथ आपको गिवन है L के इक्वल। इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन है। ये रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है R के इक्वल। सिर्फ इस रॉड को ऑब्जर्व करो, इसको इमेजिन करो। दूसरी रॉड भूल जाओ, दूसरा सिलेंडर भूल जाओ, दूसरा मटेरियल भूल जाओ, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस मुझे बताओ। ये जो ब्लू वाला है इसका रेजिस्टेंस होगा, ब्लू वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? L डिवाइडेड बाई के ए कितना होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये दिख रहा है ब्लू वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। रेजिस्टेंस और रेडियस में कंफ्यूज मत होना, ये R1 है और ये रेडियस है, ठीक है। चलो ये तो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, अब ब्लू वाले को भूल जाओ, अब सिर्फ ग्रीन वाले को ऑब्जर्व करो। अब हमें किसको ऑब्जर्व करना है? अब हमें ये जो ग्रीन कलर वाली रॉड है, ग्रीन कलर वाला जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, एलिमेंट है, उसको ऑब्जर्व करना है। चलो अब हम सिर्फ इस मटेरियल के लिए हीट ट्रांसफर के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये वो लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा? लेंथ तो एल ही है, लेंथ दिख रही ना, एल है, डिवाइडेड बाय के, और इसका जो एरिया होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया होगा सबको? 3 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है हम लोगों ने? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, ये जो दिख रहा है, ये इतना एरिया जो है, ये इतना एरिया होगा। कैसे निकालोगे? वो कंप्लीट एरिया में से ये ब्लू कलर वाला एरिया माइनस कर देना। आपको वो जो ग्रीन कलर का जो अपन बोल सकते हैं कोसेंट्रिक जो सर्कल्स मिलेंगे उनके बीच का जो एरिया होगा वो मिल जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, वो एरिया में दिख रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए अब दोनों जो मटेरियल्स हैं वो किस में कंबाइंड है? ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रहा है? हीट जो है वो दोनों में से साइमल्टेनियसली फ्लो करेगी, वन आफ्टर अनदर फ्लो नहीं करेगी, साइमल्टेनियसली दोनों में से फ्लो करेगी। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि देखो दोनों का एक एंड सेम टेम्परेचर पर है, दूसरा एंड सेम टेम्परेचर पर है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1/r इक्विवेलेंट, 1/r1 प्लस 1/r2। बस क्वेश्चन ये है कि ये जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना लिखेंगे। बस यहाँ पर ट्रिक है इस क्वेश्चन का कंप्लीट। देखो बाहर से देखने वाले को, जैसे मान लो एक ऑब्जर्वर जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, इमेजिन करो आप, कोई ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसे पता चलेगा कि ये दो अलग अलग मटेरियल है? नहीं पता चलेगा। उसे पता है क्या दिख रहा है? बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर को लग रहा है ये तो पूरा एक ही मटेरियल है। देखो ये पूरा एक ही मटेरियल है, जिसकी लेंथ कितनी है? उसे तो एक ही सिलेंडर दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वर को फील हो रहा है कि ये कंप्लीटली एक सिंगल मटेरियल है जिसकी लेंथ है एल, और अगर आप उससे इसका एरिया पूछोगे तो उसे ये कंप्लीट एरिया दिखाई दे रहा है। उसे दो अलग अलग मटेरियल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसे तो लग रहा है ये पूरा एक ही सिलेंडर है जिसका ये एरिया है कंप्लीट। तो इसका हम मान लेते हैं के इक्विवेलेंट कितना है? इतना। आर इक्विवेलेंट लिखने में हेल्प कर सकते हो मेरी? यहाँ से मैं आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई के ए। जब मैं एरिया लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, एरिया कितना लिख रहा हूँ? जब मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम मान रहे हैं कि इफेक्टिवली अगर ये कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ एक सिंगल मटेरियल से जिसकी लेंथ तो सेम है, और देखो एरिया, टोटल एरिया भी सेम है। टोटल एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी अगर सेम है तो इफेक्टिवली उसका के इक्विवेलेंट कितना होगा? इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्लियर हो जाना चाहिए इतनी देर में भी ये। आगे भी हेल्प नहीं करूँगा मैं अब, इससे ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट आप लोगों को है ही नहीं। ये वैल्यू जाएगी इधर,
ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू जाएगी इधर। ये वाली जो वैल्यू है इसको रखना है इधर। सॉल्व करने पर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, आपको के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बिल्कुल हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं करे, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर है ना वो कहाँ हो रहा है, वो अलोंग इट्स लेंथ हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो अलोंग इट्स लेंथ हो रहा है, वो रेडियल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। मतलब ये मान के चलो कि सराउंडिंग्स में जो ऊपर जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है आप लोगों को, कर्व सरफेस एरिया को हमने आइसोलेट कर दिया है, वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वो हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा रेडियल डायरेक्शन का। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, जल्दी से बता दो अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं। थर्मल करंट के सम से करा, बिल्कुल वही तो हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, बिल्कुल सही है। आंसर शो कर देंगे, 1 मिनट। और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आंसर ही आना चाहिए, कैलकुलेट कर लेना, मैच कर लेना। अभी देखो 3 अलग अलग रॉड्स हैं, ये रॉड्स देख रही, 3 अलग अलग रॉड्स हैं जिनको मैंने एक जंक्शन पर कंबाइन कर दिया है। ये कॉमन का जंक्शन हो रहा है, ये जंक्शन यहाँ पर। ठीक है, तीनों की लेंथ के और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है। मैंने आगे यूनिट्स लिखी नहीं है, सब कुछ मैंने एसआई में दिया है आपको यहाँ पर, एक्सेप्ट टेम्परेचर। ऑल द रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने मेंशन करी है दे आर इन एसआई यूनिट्स, तो इसलिए मैंने यूनिट मेंशन नहीं करी है। ये जो तीनों के एक्सपेरिमेंट्स दिख रहे हैं, ये एंड 2, 3, तीनों का टेम्परेचर मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ द कॉमन जंक्शन, इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन का इंडिकेशन मैं दे चुका हूँ बहुत पहले, जब हम लोग बात कर रहे थे ना कैलोरीमेट्री की, तभी हम लोग इसका मेथड देख चुके थे। हमें पता है कि वो जंक्शन का टेम्परेचर किससे कम होगा, इट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि वो 0 से तो ज़्यादा ही होगा, 100 से कम ही होगा। 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मैंने बताया था इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होगा। आप लोगों को सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करना है, जल्दी आंसर बताओ। काफ़ी लोगों ने मुझे आंसर बता दिया है। सबसे कॉमन वैल्यू जो सब लोग बता रहे हैं मुझे, वो आ रही है 350/11। मैं आंसर फ्लैश कर देता हूँ।
चलो सॉल्व के देखें मेथड क्या होना चाहिए इसमें। अच्छा इनफैक्ट एक काम कर रहे हैं, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम लोग इसका मेथड बता चुके हैं। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, कैलकुलेशन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अवॉइड करेंगे हम इससे ज़्यादा कैलकुलेशन। अब देखो R1 निकाल लेना, आप लोग को आता है R1 निकालना, L/K, R2 भी निकाल लेना, R3 भी निकाल लेना, हेल्प नहीं करूंगा मैं इसमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3, ये होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये जो टेम्परेचर है ये या तो तीनों से कम होगा, सॉरी तीनों से कम क्या बोल रहे हैं, ये जो टेम्परेचर है ये 100 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, बट हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि तीनों से कम है, या तीनों से ज़्यादा भी मान सकते हो, तीनों से कम मानना है कम मानो, तीनों से ज़्यादा मानना है ज़्यादा मानो। अगर ये मानते हो कि तीनों से कम है तो क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज तीनों से ज़्यादा मान लेते हैं, इस बार देखते हैं क्या होता है। तीनों से ज़्यादा मानेंगे तो क्या होगा, एक थर्मल करंट यहाँ होगा I1, एक थर्मल करंट यहाँ होगा I2, एक थर्मल करंट यहाँ लीव करेगा I3, पर हमें पता है तीनों करंट एक साथ लीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, नेट सम शुड बी 0। और यहाँ पर आपको पता है कि हमें I1 को क्या लिखना है बताओ, I1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली I2 के लिए क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, x माइनस 50 होल डिवाइडेड बाय R2 प्लस x माइनस 100 डिवाइडेड बाय R3, नेट सम शुड बी 0। कुछ नहीं है, इसके आगे R1 R2 R3 की वैल्यू प्लेस करना, x वेरिएबल है, सॉल्व करना, फाइंड करना, आपको आंसर मिल जाएगा 350/11। सम 0 क्यों करा हमने, आप याद करो हमने आपको पहले बताया था, ये मैंने ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इन तीनों को कर रहे हैं। केसी बिल्कुल सही बात है, 12th में भी पढ़ोगे आप, तीनों का सम 0 समझ में आ रहा है ना, तीनों करंट बाहर जा रहे हैं जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तीनों का एल्जेब्रिक सम शुड बी 0। बेसिकली जो रूल होता है केसीएल इट इज रॉन्ग, बहुत लोगों को ये बताया था किस क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन है शायद। ये मैंने करवाया था ये वाला, ये वाला क्वेश्चन करवाया था, याद है आपको, जब हमने तीनों को मिक्स करा था। डिस्कस किया था हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0, याद करो जल्दी से। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये मटेरियल दिख रहा है ब्लू कलर में, ये इस तरह से एक स्पेरिकल शेल है, इनर रेडियाई आउटर रेडियाई आपको गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी के, ये जो ब्लू कलर में मटेरियल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, और आपको रेडियल थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कुछ मीनिंग क्लियर है इसका, रेडियल थर्मल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। रेडियल थर्मल रेजिस्टेंस का मीनिंग ये है कि अंदर का टेम्परेचर अलग है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। हीट कैसे फ्लो करेगी, हीट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगी। रेडियल डायरेक्शन में ज्यूम कर रहा हूँ सबको क्लियर होता है, वो रेडियली आउटवर्ड भी हो सकता है, रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है, बट हमें इतना तो पता है कि हीट जो फ्लो करेगी वो फ्लो करेगी अलोंग रेडियल डायरेक्शन, आइदर रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स।
अप्रोच पूछ रहे हो आप लोग मुझसे? अच्छा नहीं अप्रोच मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ट्राई करना है। मैं अभी से अप्रोच बता दूं आप लोगों को कि इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है और उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लिखना है, उसके बाद वो सब सीरीज में होंगे तो उसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर क्वेश्चन देने का सेंस ही क्या हो जाएगा? अगर मैं ये सब हिंट बता ही दूंगा आप लोगों को तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए ये हिंट मैं आपको नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, आंसर बता देता हूँ। आंसर आना चाहिए b माइनस ए होल अपॉन 4 पाई के a b। कितने स्टूडेंट्स का आंसर मैच कर गया है? अच्छा, लॉग में आ रहा है आपका आंसर, अच्छा ठीक है। हम्म, चलो डिस्कस करके देखें अब हम लोग इसे।
कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। देखो जरा कहाँ गड़बड़ है। यहाँ से थोड़ा सा। चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इतना वर्कआउट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें अब। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम हमें बेसिकली गिवन था। अभी मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूँ। ये इतना पोर्शन है जिसके अंदर मटेरियल है, ये एम्प्टी है, ये हॉलो है। इसके अंदर मटेरियल फिल्डअप है, हीट जो है वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। देखो अब इसमें सबसे पहले स्टेप में पता क्या करूंगा, सेंटर से, ध्यान देना, सेंटर से मैं कितने डिस्टेंस पर जाऊंगा, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर जाऊंगा। ये देखो हम सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर गए और स्मॉलर डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक स्पीयर बना दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं आया होगा यहाँ तक किसी को, तो बहुत इजी प्रोसेस है, डिफरेंशियल एलिमेंट लेने की तैयारी चल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम पता क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रेडियस को थोड़ा और इंक्रीज करके एक नया स्पीयर और बनाएंगे। तो हम लोगों ने रेडियस को थोड़ा और इंक्रीज करा, डी से इंक्रीज करा, सबको पता है। अब तक तो डिफरेंशियल एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई होगी। डी से इंक्रीज करने के बाद हम लोगों ने एक और नया स्पेरिकल शेल बनाया। इन दोनों के बीच में ये देखो, ये रीजन देखो, ये स्पेशल इंटरेस्ट वाला रीजन है। इस रीजन में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। अब मुझे कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा, इनफैक्ट मुझे तो सिर्फ इतना शेडेड पोर्शन जो है, ये जो स्पेरिकल शेल है, मुझे सिर्फ ये स्पेरिकल शेल दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सिर्फ ब्लू कलर की जो स्पेरिकल शेल बना है उसको ऑब्जर्व करो। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन बस इतना है कि इसमें हीट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसमें हीट रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगी या रेडियली इनवर्ड फ्लो करेगी, अदर केस इक्विवेलेंट बात है हमारे लिए। चलो मैं मान लेता हूँ कि हीट जो है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रही है। तो ध्यान देना, हीट किस तरह से फ्लो कर रही है, इसमें इस टाइप से फ्लो कर रही है। डायरेक्शन देखो, जो मैं हीट फ्लो की बना रहा हूँ, हीट ट्रांसफर की जो डायरेक्शन बना रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड बना रहा हूँ मैं। रेडियली आउटवर्ड सबको समझ में आ रहा होगा होपफुली। सिर्फ इस डिफरेंशियल एलिमेंट को देखो, सिर्फ इस स्पेरिकल शेल को देखो और मुझे बताओ कि स्पेरिकल शेल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एल बाय के ए होता है ना। तो एल बाय के में ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एल बाय के इंटू ए। बस ये समझ में आना बहुत जरूरी है, बाद में तो पूरा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अभी जिसको क्लियर नहीं हो रहा है कि एल बाय के में डी आर कैसे आ गया, तो ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो ठीक है, कोई बुक मिल गई रैंडमली। देखो सपोज अब जैसे ये बुक है, अब मुझे ये बताओ कि इस बुक में अगर हीट ट्रांसफर जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मुझे बताओ एल बाय के वाला जब फॉर्मूला यूज करोगे तो एल क्या लोगे। अगर हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है तो एल बाय के में एल क्या लोगे, ये थिकनेस एल होगी। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लो ये हीट ट्रांसफर ऐसे होती तो लेंथ ये लेते और एरिया ये लेते, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता। पर अभी अगर मान लो ये एरिया ऐसे रख दिया मैंने और हीट ट्रांसफर ऐसे हो रही है, तो एल बाय के में एल क्या होगा, ये होगा एल, और एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा। हीट ट्रांसफर अगर ऐसे हो रही है तो अब इसी को इमेजिन करो, इसी बुक को मैं स्पीयर के फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ। स्पीयर के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ तो हीट रेडियल आउटवर्ड निकल रही है, तो जो उसकी थिकनेस है, जो स्पेरिकल शेल की थिकनेस है वो लेंथ हो जाएगी, क्योंकि हीट ऐसे फ्लो कर रही है। और जो एरिया है वो कौन सा एरिया हो जाएगा, वो एरिया, ये वाला एरिया कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला एरिया जो कि इतना होता है 4 पाई r²। बस इतना पॉइंट जल्दी से देखो, अब मुझे मैसेज करके बता दो। अब मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ। एरिया समझ में नहीं आया, वॉल्यूम लेना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक बार और एक्सप्लेन, ठीक है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, आप एक काम करो, फिर से इसको रीइमेजिन करो। ये देखो, ये स्पेरिकल शेल था, इसको मैंने निकाल दिया बाहर। देखो ये स्पेरिकल शेल है, दिख रहा है सबको स्पेरिकल शेल। थिकनेस बताओ कितनी है इसकी, थिकनेस, थिकनेस बता सकते हो इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। दिख रही सबको थिकनेस डी आर। चलो
अब इमेजिन करो कि समहाउ मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन होगा नहीं वैसे स्पेरिकल शेल, बट मान लो इसको मैं ओपन करके इसको मैं हैमर करके एक फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट हो गया। अभी जो फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट हो गया इसमें हीट फ्लो कर दी है इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ हीट को ट्रैवल करने के लिए कितनी लेंथ कवर करनी है, डी आर। तो लेंथ हो गई डी आर। और मुझे बताओ ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया होगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, स्पेरिकल शेल को ओपन करता हूँ और एक फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो उस फ्लैट प्लेट का सरफेस एरिया कितना होगा? अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, अब कुछ बेटर इंप्रूवमेंट अंडरस्टैंडिंग। एल बाय के। अरे रे, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। बड़े ही दुष्ट हो तुम लोग। बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो। हम्म। अरे भाई, समझो ना, इसको जब ओपन करेंगे तो जो एरिया आएगा, एरिया समझ में आता है? एरिया क्या होता है? ये देखो, ये एरिया दिखा है, ये सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है। स्पीयर मतलब थ्री डायमेंशन होता है। अभी मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, होलोग्राम वाले की मैं आप लोग को थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करके बता दूं, ठीक है। तो वो भी शायद मेरे ख्याल से आने 3-4 साल में आ जाएगी। पर हाल फिलहाल इस चीज को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपको, इमेजिन करके। ये स्पेरिकल शेल, इसको बाहर निकाल के जब इसको आप ओपन करोगे ना, इसको पूरे को ओपन कर दोगे, स्पीयर को, स्पेरिकल शेल को ओपन करोगे, तो जो प्लेट मिलेगी उसका एरिया रफली 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब ये ना आर में डीआर का चेंज मैटर नहीं करेगा, बाहर वाला एरिया अंदर वाला एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होंगे डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए। 4 पाई r स्क्वायर जो है वो एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। अरे 2 पाई r डी आर कहाँ से होगा भैया? अरे रे रे। 2 पाई r डी आर जो है वो, आप पता है क्या कहना चाह रहे हो? 2 पाई r डी आर तो आप इसका एरिया बता रहे हो, ये जो कलर करा है इसका एरिया नहीं चाहिए भैया मुझे। इसका एरिया नहीं चाहिए, ये तो आप 2 डायमेंशन में देख रहे हो, मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। थोड़ा इमेजिन करना, आपको क्लियर होगा। मैं एक बार और अटेम्प्ट दूंगा, आपको ट्राई करना थोड़ा बाद में सोचना है इसके बारे में, आपको ये क्लियर होगा। अभी हाल फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये अकेला स्पेरिकल शेल है कि और भी स्पेरिकल शेल प्रेजेंट है इसमें? क्या ये अकेला स्पेरिकल शेल है या और भी स्पेरिकल शेल प्रेजेंट है, बताओ। बहुत सारे स्पेरिकल शेल, डिफरेंशियल स्पेरिकल शेल्स प्रेजेंट है, देखो। यहाँ पर एक है, फिर आगे एक है, फिर आगे एक है, फिर आगे एक है। मुझे बताओ ये सब किस में कनेक्टेड है? ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। सीरीज में देखो कनेक्टेड क्यों है? हीट एक से फ्लो करेगी, उसके बाद दूसरे से फ्लो करेगी, दूसरे से फ्लो करेगी, उसके बाद तीसरे से फ्लो करेगी। एज एन एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम 3-4 बुक्स को कंबाइन कर देते हैं, एक के बाद एक प्लेस कर देते हैं रेंडमली, तो क्या होगा बताओ? 3-4 बुक्स को एक के बाद एक रेंडमली प्लेस करने के बाद हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे से हो रही है। अब हमें करना क्या है बताओ? सब सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आ रहा है क्यों? देखो, हीट एक से फ्लो करेगी, फिर दूसरा स्पेरिकल शेल आएगा, फिर दूसरे से फ्लो करेगी, फिर तीसरा आएगा, फिर तीसरे से फ्लो करेगी। तो इसका मतलब सबके सब किसमें कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। नेट रेजिस्टेंस होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, 4 पाई r स्क्वायर। लिमिट ऑफ द इंटीग्रल विल बी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होगी लिमिट? विल बी फ्रॉम इनर रेडियाई टू आउटर रेडियाई, फ्रॉम ए टू बी। कलर मैच नहीं करेगा ये वाला, फ्रॉम ए टू बी। बस इससे ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी। अब आपको आगे खुद ही ट्राई करना है, मेरे लिए तो यही फाइनल आंसर है। आगे आप लोग ट्राई कर लो। कर लोगे इंटीग्रेट? अब लॉग वक्त आता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे इसमें, ठीक है। लॉग कब आता है? जब यहाँ पे 1/dr/r होता है, ये r स्क्वायर है। कर लेना कैलकुलेट, सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा आपको। जो भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ले लेना। अगर वो a माइनस बी आ रहा है वो होगा नहीं, वो b माइनस ए लेना। आपको सबको क्लियर होना चाहिए।
वो जो इंटीग्रल है हम उस इंटीग्रल की पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। आंसर मैं बता देता हूँ आप सबको। चलो अब थोड़ा सा वेरिएशन के लिए एक इजी क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। इस बार ये मैंने आपको हॉलो सिलेंडर दिया है। मटेरियल सिर्फ और सिर्फ वो येलो कलर वाला रीजन है, वही मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। अंदर वो पूरा वाइट कलर एम्प्टी है, हॉलो है। इनर रेडियाई आउटर रेडियाई गिवन है। आपको थर्मल रेजिस्टेंस उसके लेंथ के अलोंग फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एरर के चांसेस जीरो हैं। फिर भी अगर आप एरर करते हो तो वो अलग बात है। बिल्कुल सही सबका आंसर आ रहा है, और इस बार सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, सेंटर पार्ट हॉलो है, वो वाइट कलर में कुछ भी नहीं है, वाइट कलर का रीजन हॉलो है। और इस बार हमने आपसे थर्मल रेजिस्टेंस पूछा है, आर पूछा है, कैपिटल आर थर्मल रेजिस्टेंस अलोंग इट्स लेंथ, ध्यान रहे अलोंग इट्स लेंथ पूछा है। देखो इसका आंसर आना चाहिए जो सबका आ गया होगा। लगता नहीं इसमें कोई गलती हुई होगी, फिर भी मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना क्या चाहिए, अलोंग इट्स लेंथ की बात चल रही है, ठीक है। अभी डायग्राम तो बनाना ही है क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है।
ठीक है, तो देखो इस बार मटेरियल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। मटेरियल जो प्रेजेंट है वो सिर्फ इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। मैं उसको अभी शेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले क्वेश्चन में डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। सबको समझ में आ रहा है, इतने पोर्शन में मटेरियल प्रेजेंट है। हीट ऐसे फ्लो कर रही है। जब हीट ऐसे फ्लो कर रही है, दिखा ना अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो जब हम लिखेंगे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है L बाई के ए। पूरा लिख देते हैं, चलो। रेजिस्टेंस होगा L बाई के ए। लेंथ गिवन है L, के एज इट इज गिवन है के। एरिया कौन सा एरिया लोगे? ये वाला एरिया लोगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतना ही पोर्शन है बस। फील कर पा रहे हो कि जब हीट फ्लो करेगी इस तरह से फ्लो कर रही है। जैसे आप लोग मान के चलो कि आप लोगों ने वो मेटलिक पाइप देखे होंगे। मेटल के पाइप देखे आप लोगों ने कभी? मेटल के पाइप देखे होंगे, अंदर से हॉलो होते हैं। और अगर मान लो उसमें हीट ऐसे फ्लो कर रही है, इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में हमने पाइप रखा है, अगर उसी डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है तो उस केस में हम लोग एल बाय के में के क्या लेंगे? ए क्या लेंगे? ए जो लेंगे वो ये वाला एरिया लेंगे। ये वाला एरिया कितना है? 3 पाई, सॉरी, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर कंप्लीट एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दिया, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया कंसिडर करेंगे। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। डाउट है तो बता दो, इस हम क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे आगे। क्या बात कर रहे हो? वॉइस लैग हो रही है? होना तो नहीं चाहिए वैसे। अब वही लग रहा है हमें। देखो भाई, आईफोन लेकर ही ये सब ऑडियो वीडियो के जो इश्यूज हैं वो सब आईफोन से ही रिजॉल्व होंगे। उसके बिना ये रिजॉल्व होने वाले हैं नहीं। एक्चुअली अब देखो ना, प्रॉब्लम ये भी है ना कि फ़ोन भी सैमसंग का है, और जो लैपटॉप है वो भी आप लोग देख सकते हो कि वो लैपटॉप जो है वो एचपी का है। तो मैकबुक और मैकबुक और आईफोन, या आईफोन और आईपैड का जब कॉम्बिनेशन बैठेगा तभी आके बात बनी है। क्योंकि यहाँ पे दो लैपटॉप लगे हुए हैं, अब दोनों के दोनों में से एक एचपी का है, एक डेल का है, और ये सैमसंग का है। तो सब अलग अलग कंपनी से होने से क्या होता है, वो बीच में लगा जाता है। हाँ, अगर ये सब जगह पे कंटिन्यूटी मेंटेन होती, कि आईफोन लगा हुआ होता, यहाँ पे एक मैकबुक रखी होती और पास में एक आईपैड रखा हुआ होता, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी, मतलब ऐसा क्रिस्टल क्लियर डेटा ट्रांसफर होता कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। चलिए, इसी बात पे हम लोग अब नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अरे हाँ, बिल्कुल सही। एयरपॉड्स तो हम लोग भूल ही गए। एयरपॉड्स भी तो साथ में लगेंगे ना, रिक्वायर्ड होंगे ना कंप्लीट। अगर हम लोग एसेसरीज की बात करें तो एयरपॉड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने याद दिला दिया। और एप्पल वॉच टाइम मेजर करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आई वॉच की रिक्वायरमेंट भी होगी अगर आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, एप्पल पेंसिल की तो रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल वो तो रिक्वायर्ड होगा ही। अगर हम आईपैड यूज़ करेंगे तो उस पर तो रिक्वायर्ड होगा। चलिए, अब क्वेश्चन में आ गया है चेंज, और आपको पता है क्या करना है। इस बार आप लोग प्रिपेयर्ड हो। अगर इस क्वेश्चन में चेंज आ भी गया है तो भी आपको पता है क्या करना है। इस बार जो हीट फ्लो हो रही है वो हो रही है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक इस तरह का मेटेलिक पाइप है। इमेजिन करना पड़ेगा, देखो ये फिजिक्स ऐसा है जो आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके पास एक मेटेलिक पाइप है। अंदर वाटर जो है उसका टेम्परेचर अलग है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है। तो इस टाइप के केस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा पाइप्स में वाटर फ्लो करता है तो अंदर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है। तो हीट रेडियली रेडियली आउटवर्ड फ्लो करती है या रेडियली इनवर्ट फ्लो करती है? तो हीट फ्लो कैसे होगी? रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन समझ में आता है सबको? तो यहाँ पर हीट का जो फ्लो होगा वो होगा अलोंग रेडियल डायरेक्शन।
मैं आंसर फ्लैश कर देता हूँ, काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है, देख लो, मैच कर लो, कुछ रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं तो कर लो, नहीं तो अदरवाइज लग रहा है कि सबका आंसर सही आना चाहिए इस बार। चलो ट्राई करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं अब हमें करना क्या चाहिए। देखो इस बार आपको पता चल गया होगा कि हमें डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेना है। ड्रॉ नहीं करूंगा इस बार मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद ही इमेजिन करना है। हम लोग इस बार डिफरेंशियल एलिमेंट देखो कैसे लेंगे। ये जो एक्सिस दिख रही है, ये जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है, ये सिलेंडर की एक्सिस दिख रही होगी। सिलेंड्रिकल एक्सिस से हम लोग जाएंगे कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पर हम एक सिलेंडर बनाएंगे। और थिकनेस को डी आर और इंक्रीज करके हम लोग एक और सिलेंडर बनाएंगे। ज़्यादा इसमें ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं डायग्राम अवॉइड करना चाह रहा था, बट देख लो अब बना दिया है। ये जो ब्लैक कलर में आपको एक हॉलो सिलेंडर दिख रहा होगा, थिन हॉलो सिलेंडर दिख रहा होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज ये आपको दिखाई देगा थिन हॉलो सिलेंडर। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसमें हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रही है। इसमें जो हीट ट्रांसफर है आपको क्लियर हो रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में हो रही है। देखो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मान रहा हूँ मैं, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब इस तरह से हीट फ्लो करेगी, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। सिर्फ इस सिलेंडर का, ये जो हमने सिलेंड्रिकल एलिमेंट बनाया है, इसका रेजिस्टेंस देख सकते हो क्या। इसका रेजिस्टेंस होगा एल बाई के, वैसे फॉर्मूला होता है एल बाई के। एल कितना होगा, डी आर डिवाइडेड बाई के इंटू ए। एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या करा है। यहाँ पर देखो, ये ब्लैक कलर में आपको सिलेंडर दिख रहा है, मान के चलो ये कुछ इस टाइप का सिलेंडर होगा। ये देखो, ये थिन सिलेंड्रिकल एलिमेंट दिख रहा है, दिख रहा है ये थिन सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये थिन सिलेंड्रिकल एलिमेंट दिख रहा है हम लोगों को। अभी ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट इस डायग्राम में दिख रहा होगा ब्लैक कलर में। अभी इसमें हीट कैसे फ्लो कर रही है, इसमें हीट फ्लो कर रही है, इसमें हीट फ्लो कर रही है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अलॉन्ग, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड फ्लो करी तो उसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थिकनेस, जो हीट को क्रॉस करना है, थिकनेस कितनी है, डी आर। और इसका एरिया देखो, इसको ओपन करो, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ग्रेजुअली स्लोली ओपन कर रहा हूँ, ग्रेजुअली स्लोली ओपन करने पर ये ऐसा हो जाएगा, सिलेंडर था, ग्रेजुअली ओपन करने पर सिलेंडर ऐसा हो गया। तो हीट ऐसे फ्लो कर रही है, समझ में आ रहा है, हीट ऐसे फ्लो कर रही है। देखो ये सिलेंडर था, ओपन करो, हीट फ्लो ऐसे होगी, तो एल ये हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। ये कौन सा एरिया था, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एल। तो वही मैंने लिखा है 2 पाई आर इंटू एल। आगे की स्टोरी पता है, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे सिलेंडर्स होंगे, सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है, वन आफ्टर अनदर, सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा सिस्टम का, कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी आर, लिमिट विल बी फ्रॉम, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट विल बी फ्रॉम ए टू बी, बस।
यहाँ पे आगे मैं क्वेश्चन को रोक दूंगा, ट्राई कर लेना अब आगे। कुछ ही नहीं, आगे वैल्यू रखना, इंटीग्रेट करना, लॉग में आपको आंसर दिख जाएगा। अच्छा, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर ये आएगा। चलो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। एरर के चांसेस 0 हैं इस क्वेश्चन में, सबका आंसर आना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये दो वॉल्स हैं जिनकी थिकनेस आपको गिवन है 20 और 10 सेंटीमीटर, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी 3K और K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम मान लेना, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में डेटा मेंशन्ड है। आंसर आना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। देखो डायरेक्ट एसी में सॉल्व के बता देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस जो है वो मान लो R1 है, फर्स्ट वाली जो वॉल इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, सेकंड वाली जो वॉल इसका रेजिस्टेंस है R2। तो मुझे बताओ ये जो टोटल थर्मल करंट होगा, थर्मल करंट कितना हो जाएगा? तो टोटल थर्मल करंट होगा, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है 40, लिखा है क्वेश्चन में देखो, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 40 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 क्या है? ये है नेट थर्मल करंट। पर हमें पता है नेट थर्मल करंट और I1 दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, करंट सेम होता है, थर्मल करंट सेम होगा। तो फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए। तो डेल्टा T1 क्या है? डेल्टा T1 इज टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लेयर। बस यहाँ से आपको क्या निकालना था? यहाँ से आपको डेल्टा T1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैं इसको यहाँ लीव कर दूँ, कर लोगे आगे सॉल्व? हो जाना चाहिए अब आगे सॉल्व। R2 नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर देना, कैलकुलेट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सिमिलरली अब जब आपसे कहा जाएगी बी के अक्रॉस कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। 40 माइनस 16, रिमेनिंग आंसर हो जाएगा अक्रॉस बी।
थोड़ा-सा मैं क्लैरिटी दे देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। ये आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा, कंटेनर के अंदर वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? इस तरह से हमने वाटर को बाहर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करा है और ये यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर के अंदर ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये एक तरह से मान के चलो ग्लास है या कोई भी मटेरियल है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर में मटेरियल है, जिस मटेरियल का इनर रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस गिवन है। ग्रीन कलर एक बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका इनर और आउटर रेडियस आपको गिवन है और उसका के गिवन है। के मीन्स जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है गिवन है और अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर जो कैविटी थी, ये देखो कैविटी दिख रही है आपको ग्रीन कलर के जो हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर स्फीयर है उसके अंदर जो कैविटी दिख रही है, उस कैविटी में हमने फिल करी है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये ब्लू कलर में जो आपको विजिबल है ये है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस की आपको डेंसिटी गिवन है। थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल मानना अभी इस क्वेश्चन में। थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हुए आपको समझ में आ रहा है हीट कहाँ ट्रांसफर होगी बताओ? हीट रेडियली इनवर्ट फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी रेडियली इनवर्ट? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रेडियली इनवर्ट हीट फ्लो करेगी। आपको फाइंड करना है इस आइस को मेल्ट होने में कंप्लीटली मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा। और वो जो आंसर मैंने फ्लैश किया था वो गलत था। और कोइंसिडेंटली कुछ लोगों का वही आंसर आ रहा है। कोइंसिडेंस है ना, सही बात है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस देखो, मतलब गलत आंसर इतने सारे लोगों का एक साथ मैच कर गया। मैंने आप लोगों को टेस्ट करने के लिए जान करके इस बार गलत आंसर फ्लैश किया था। हाँ, वो स्पेरिकल है कंप्लीट, मतलब वो जो आपको ये मटेरियल दिख रहा है ग्रीन कलर में, वो एक हॉलो स्पेरिकल सब्सटेंस है, हॉलो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है। अरे सर्कुलर के अंदर आप आइस फिल कर सकते हो क्या? अरे वो स्पेरिकल है, स्फीयर है, स्फीयर मतलब एक इससे समझो कि इस तरह से एक स्पेरिकल बॉल है जो अंदर से हॉलो थी, ठीक है? वो एक स्पेरिकल बॉल है जो अंदर से हॉलो थी, उसमें हमने जो कैविटी थी उसमें हमने आइस फिल कर दी। चलो तो आंसर आना चाहिए 1536 सेकेंड्स। बिल्कुल सही, काफी लोग आंसर मैच कर गया है। आंसर आएगा 1536 सेकेंड्स। देखो, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को कवर अप कर रहा हूँ, मैं अपनी मिस्टेक को कवर अप कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोगों की लाइफ में कि आप लोगों का आपके ऊपर चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो। पर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि नहीं आंसर गलत है, पर आपने अगर कैलकुलेशन सही करा है तो आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बेसिकली ये सब कुछ
पहले से ही मैंने वेल प्लान्ड वे में आपको टेस्ट करने के लिए दिया था। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती से आंसर फ्लैश हो गया और उसको कवर अप कर रहा था, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर ये एक लेसन देने के लिए ही कर रहा था। चलिए, तो अब सॉल्व करके बता दें इसको? पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, देखो कहाँ करा था हम लोगों ने। ये रहा वो क्वेश्चन। रेजिस्टेंस याद है? B माइनस ए अपॉन 4 पाई के ए बी, बस यही यूज करना था। रेजिस्टेंस लिखो, B माइनस ए अपॉन 4 पाई के ए बी, ये है रेजिस्टेंस। बताओ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना आता है? थर्मल करंट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डी क्यू बाई डी टी। कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 द होल डिवाइडेड बाय आर। T2 माइनस T1 कितना है यहाँ पर? 100 डिवाइडेड बाय आर। फिल नहीं करूंगा कुछ भी इसमें से, पर ये आर निकालोगे, आर निकाल के यहाँ रखो, आपको मिलेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो मुझे बताओ यहाँ से डेल्टा क्यू मिल जाएगा? डेल्टा क्यू मतलब ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम देते हो तो इतनी हीट ट्रांसफर होगी, पर मुझे कितनी हीट चाहिए एग्जैक्टली आपको पता है ना कितनी हीट चाहिए? मास ऑफ आइस इंटू एल। आगे एल की रिक्वायरमेंट है क्या कुछ? मास ऑफ आइस निकाल लोगे? मास ऑफ आइस कैसे निकलेगा बताओ? मास ऑफ आइस कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बिल्कुल सही, वॉल्यूम निकल जाएगा। 4/3 पाई ए क्यूब, 4/3 पाई ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आइस गिवन है, उससे आपको मास मिल जाएगा। एल आपको पता है, आइस से वाटर का कन्वर्जन 80 पे होगा। सब कुछ सीजीएस में करना। देखो मैंने यहाँ पर सारी यूनिट सीजीएस में दी हुई है, सब कुछ सीजीएस में है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीजीएस में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन सीजीएस में चलेगा आपका। यहाँ से आप क्या करोगे? डेल्टा क्यू निकालोगे और इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करोगे। ये जो दो इक्वेशन लिखी सबसे लास्ट में, इन दोनों को इक्वेट करोगे, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो सबको क्या मिलेगा? डेल्टा टी। वो टाइम मिलेगा जितने टाइम में इतनी हीट ट्रांसफर होगी। एल क्या है? अरे भाई, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। किसने पूछ लिया भाई ये क्वेश्चन हमसे? अरे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस को मेल्ट करना है ना। अरे देखो समझो बात को, हीट बाहर से अंदर ट्रांसफर हो रही है। हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। और वो हीट किसको मिलेगी? आइस को मिलेगी। उस हीट से आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। तो अगर डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर करता हूँ तो कितना आइस मेल्ट होगा? डेल्टा एम मास ऑफ आइस मेल्ट होगा इंटू एल क्या है? एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलो अब हम इसको यहाँ पर आज पॉज करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना, पूरे 3 दिन का वैकेशन मिल रहा है आप लोगों को। दिवाली का जो वैकेशन है वो आपको पूरे 3 दिन का मिल रहा है। इसका बिल्कुल जुडिशियसली यूज़ करना है। और जुडिशियसली यूज़ कैसे करना है? जो भी आप लोगों का कुछ पेंडिंग पोर्शन होगा, कुछ पेंडिंग वर्क होगा, वो सब कुछ कंप्लीट करना है। अगर कुछ आपका असाइनमेंट रह गया है, कुछ पोर्शन रह गया है, वो कंप्लीट करना है। नोट्स रिवाइज करने हैं और थोड़ा सा स्टडीज़ पर और ज़्यादा फोकस, ऐसे करते ही होंगे पर और ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? और ऑफ द ट्रैक सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और अगर कोई दिवाली पर इस टाइप की रंगोली बनाता है, अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई रंगोली बनाता है, तो डेफिनेट सी बात है फ़ोटो ज़रूर शेयर करना। हम उसे अपने इंस्टा आईडी पर पोस्ट करेंगे फिर, ठीक है? चलिए ठीक है, तो वंस अगेन सबको हैप्पी दिवाली, गुड बाय एंड टेक केयर। उसके बाद हम ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। चलिए।